वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे BSPSCL का टेक्नीशियन पेपर का सेट नंबर 5। इसमें मैं 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं और इस वीडियो से आपको लगभग एग्जाम में 6 से 7 मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। इससे ज़्यादा भी आपको देखने को मिलेंगे, पर 6 से 7 मार्क्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम में आपको जो है वो थ्योरी पेपर से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं और कुछ 2 से 3 आपको न्यूमेरिकल प्रश्न बन रहे हैं, जो कि वो भी आपको मैंने कवर इस वीडियो में करवा दिया है। तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और उससे आपको प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। इसलिए जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, डीसी मशीन में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव को बेअसर करना। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर बताऊंगा, और आप एक्सप्लेनेशन जो है खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास समय उतना नहीं है कि आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ के बताऊं, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने हैं ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले, और सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। लगभग आपको 35+ मार्क्स इन्हीं वीडियो से आपको देखने को मिल जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इन वीडियो को जरूर देखें। हमारा अगला प्रश्न है, एक परसेंटेज डिफरेंशियल रिले का एक सामान्य डिफरेंशियल रिले की तुलना में बेहतर क्यों है? तो यह एक ट्रांसफार्मर के टैप बदलने और सीटी की त्रुटियों के कारण होने वाले गलत ट्रिपिंग से बचाती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक हाफ वे रेक्टिफायर की अधिकतम सैद्धांतिक दक्षता कितनी होती है? तो इसकी 40.6% होती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है? तो इसे किया जाता है क्या? इसके समानांतर में एक निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि 2 ट्रांसफार्मरों को समानांतर में चलाया जा रहा है और उनके प्रतिशत इम्पीडेंस बराबर नहीं है तो क्या होगा? तो वे समान रूप से लोड साझा नहीं करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक परमाणु रिएक्टेंट में कूलेंट का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है रिएक्टर कोर में उत्पन्न गर्मी को हटाना और उसे हीट एक्सचेंजर तक ले जाना। हमारा अगला प्रश्न है, एक 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर 440 आरपीएम पर चल रही है, रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2 हर्ट्ज के बराबर। दोस्तों, इसी तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप अच्छे से बना लेंगे। एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे दिया है कैसे ये बनेगा। हमारा अगला प्रश्न है, थेवेनिन के प्रमेय के अनुसार किसी भी रेखीय सर्किट को एक समतुल्य सर्किट में बदला जा सकता है जिसमें डैश होते हैं। तो यह होता है एक वोल्टेज स्रोत और उसके सीरीज में एक प्रतिरोध। हमारा अगला प्रश्न है, ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है ल्यूमेन। हमारा अगला प्रश्न है, TTL का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है ट्रांसिस्टर लॉजिक। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर में V वक्र के सबसे निचले बिंदु पर पावर फैक्टर क्या होता है? तो यह यूनिट होता है। दोस्तों, ये जो वीडियो बनाया जा रहा है इससे आपको लगभग 7 से 8 मार्क्स या 6 मार्क्स जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और यह वीडियो आपको 11 जुलाई और 12 जुलाई के पेपरों को देखते हुए बनाया जा रहा है, क्योंकि उन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न में थ्योरी पेपर ज़्यादा था और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है 2 से 3 ही मार्क्स का पूछा जा रहा है, इसलिए थ्योरी पेपर पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, ये जो एक्सप्लेनेशन है आप खुद से पढ़ते चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, और इसीलिए मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वीडियो बनाकर लेकर आया हूं ताकि आप एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन देखें। थ्योरी पेपर से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप जरूर देख
के एग्जाम देने जाएं। हमारा अगला प्रश्न है, भूमिगत केबलों में वेंडिंग परत का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका उद्देश्य होता है मेटेलिक शीथ को आर्मिंग से होने वाले यांत्रिक नुकसान से बचाना। हमारा अगला प्रश्न है, एक सर्किट ब्रेकर में रीस्टार्टिंग वोल्टेज क्या है? तो यह होता है आर्क बुझने से के तुरंत बाद संपर्कों के पार दिखाई देने वाला क्षणिक वोल्टेज। एक्सप्लेनेशन को आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक सीरीज RLC सर्किट में अनुनाद पर पावर फैक्टर क्या होता है? तो इस पर पावर फैक्टर यूनिट होता है, यानी एक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, GTO गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। दोस्तों फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए आप फुल फॉर्म को भी याद रखेंगे। और ACR के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसके बीच मुख्य अंतर होता है GTO गेट पर नेगेटिव पल्स देकर बंद किया जा सकता है, जबकि ACR को नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, इंडक्शन हीटिंग का उपयोग डैश को गर्म करने के लिए किया जाता है? तो यह है सभी प्रवाहिकीय सामग्री को। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमेशा डैश होता है? तो यह होता है 1 से कम। हमारा अगला प्रश्न है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रति टर्न EMF डैश होता है? तो यह होता है बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, एक कॉमन अमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का आउटपुट इनपुट सिग्नल के संबंध में डैश फेज शिफ्ट होता है? तो यह 180 डिग्री होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रिक मोटर में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न बल की दिशा किस नियम द्वारा निर्धारित की जाती है? तो वह है फ्लेमिंग के बायां हाथ के नियम के अनुसार। हमारा अगला प्रश्न है, एक 2 इनपुट XOR गेट का आउटपुट 1 के बराबर होता है? तो कब होता है ये? जब इनपुट एक दूसरे से भिन्न हो। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मोटर में कम्यूटेटर और ब्रश नहीं होते हैं लेकिन यह AC सप्लाई पर चलती है? तो यह है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए आमतौर पर किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो वह प्रणाली है 3 फेज 3 वायर। हमारा अगला प्रश्न है, एक पावर सर्किट क्या करता है? तो यह करता है स्थिर DC को परिवर्तनीय DC में परिवर्तित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक PN जंक्शन के पार पोटेंशियल बैरियर का कारण क्या है? तो इसका कारण होता है जंक्शन के दोनों ओर अचल आयनों का जमाव। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी रिले पावर स्विंग से सबसे कम प्रभावित होती है? तो वह रिले का नाम है मोह रिले। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक DC मशीन की लैप वाइंडिंग को वेव वाइंडिंग से बदल दिया जाए तो आउटपुट क्या होगा? तो इसका आउटपुट जो है उच्च वोल्टेज निम्न करंट होगा। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के तेल का फ्लैश पॉइंट डैश होना चाहिए? तो यह होना चाहिए उच्च। हमारा अगला प्रश्न है, एक घर में सभी उपकरण समांतर में क्यों जोड़े जाते हैं? क्योंकि ताकि सभी उपकरणों को समान वोल्टेज मिले और वे स्वतंत्र रूप से काम कर सके। हमारा अगला प्रश्न है, फर्म पावर क्या है? तो इसका होता है सही आंसर वह शक्ति जिसे एक पावर प्लांट लगातार प्रदान कर सकता है। दोस्तों इस वीडियो में हमारे द्वारा आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है और आंसर बताया जा रहा है और एक्सप्लेनेशन खुद से आप पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं और इस वीडियो से आपको 6 से 7 मार्क्स आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे हूबहू क्वेश्चन के अनुसार, इसलिए आप इन क्वेश्चन को बार बार देखकर एग्जाम देने जाएं। हमारा अगला प्रश्न है, एक DC मोटर में टॉर्क आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है और बैक EMF गति के समानुपाती होता है। एक DC सीरीज मोटर में नो लोड पर गति खतरनाक रूप से उच्च क्यों हो जाती है? क्योंकि फील्ड फ्लक्स लगभग शून्य हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक साइन वेव के लिए औसत मान पीक मान का डैश गुना होता है? तो यह होता है 0.637 के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में नो लोड पर पावर फैक्टर बहुत कम क्यों होता है? क्योंकि ऐसा नो लोड करंट मुख्य रूप से मैग्नेटाइज होता है, इसलिए होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो यह 746 वाट के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर में
वोल्टेज रेगुलेशन का क्या अर्थ होता है? तो यह होता है नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज में प्रतिशत गिरावट। हमारा अगला प्रश्न है मैक्सवेल ब्रिज का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो यह मापने के लिए किया जाता है अज्ञात इंटेक्टेंस। हमारा अगला प्रश्न है एक सिंक्रोनस मोटर में हमेशा सिंक्रोनस गति पर क्यों चलती है? तो यह चलती है क्योंकि स्टेटर के घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र और रोटर के चुंबकीय क्षेत्र के बीच एक चुंबकीय लॉकिंग होती है। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा पावर प्लांट उच्चतम रनिंग कॉस्ट वाला होता है? तो यह होता है डीजल पावर प्लांट। हमारा अगला प्रश्न है किसी कंडक्टर की प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो यह ओम मीटर होती है। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा उपकरण फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता है? तो यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण, यह फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता है। हमारा अगला प्रश्न है एक नॉर्टन समतुल्य सर्किट में क्या होता है? तो यह होता है एक करंट स्रोत और समानांतर में एक प्रतिरोध। हमारा अगला प्रश्न है डीसी मशीनों में लेमिनेटेड आर्मेचर कोर का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि एडी करंट लॉस कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है एक 2 इनपुट नेड गेट का आउटपुट 0 कब होता है? तो यह होता है जब दोनों इनपुट 1 हो। हमारा अगला प्रश्न है एक ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य डैश को रोकना होता है। तो यह है तेल में नमी का प्रवेश रोकना होता है। हमारा अगला प्रश्न है किस मोटर का पावर फैक्टर सबसे कम होता है? तो वह मोटर है शेडेड पोल मोटर। हमारा अगला प्रश्न है कोरोना प्रभाव के ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है? तो यह पावर लॉस, रेडियो हस्तक्षेप, ओजोन गैस का उत्पादन, ये तीनों होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक मूविंग आयरन वोल्टमीटर का स्केल डैश होता है? तो यह शुरू में संकुचित होता है। हमारा अगला प्रश्न है एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना होता है? तो यह होता है 0.482 के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है कि डीसी मोटर की दिशा को कैसे उल्टा जा सकता है? तो यह उल्टा जाता है फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग के कनेक्शन को उलटकर। हमारा अगला प्रश्न है एक अल्टरनेटर की शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो यह होता है एक सीधी रेखा। दोस्तों इस वीडियो में हमारे द्वारा आपको क्वेश्चन और आंसर बताया जा रहा है और खुद से आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने हैं और इन वीडियो से जो मैं आपको सेट करवा रहा हूं लगभग प्रत्येक वीडियो से 6 से 7 मार्क्स आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि आने वाले समय में जो भी मैं वीडियो लेके आऊँगा उनसे भी सारे के सारे प्रश्न बनेंगे 6 से 7 मार्क्स प्रत्येक वीडियो में, यानी कि आप सोच लीजिए लगभग आपको 35+ मार्क्स आपको एग्जाम में इन्हीं वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और आप भी इस वीडियो को बार बार देखते रहें। हमारा अगला प्रश्न है एक आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या है? तो इसका टाइम कांस्टेंट होता है आर गुना सी के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है किसी मोटर का उपयोग पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिल में क्या किया जाता है? तो यूनिवर्सल मोटर में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग पर एक ट्रांसमिशन लाइन क्या है? तो कोई रिएक्टिव पावर नहीं लेती या देती है। हमारा अगला प्रश्न है एक अल्टरनेटर का सिंक्रोनस इम्पीडेंस क्या है? तो यह होता है जेड बराबर RA + JXS। ये आप फार्मूला याद रखेंगे क्योंकि ये फार्मूला से क्वेश्चन आपको बनेगा। RA बराबर क्या होता है? तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस आर्मेचर प्रतिरोध है और सिंक्रोनस रिएक्टेंस AXS के बराबर होता है और सदिश वेक्टर होता है, ये आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है एक बाइनरी नंबर में सबसे दाईं ओर के बिट को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है LSB यानी लास्ट सिग्निफिकेंट बिट। हमारा अगला प्रश्न है एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी करंट का अनुपात डैश
व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यह होता है टर्न्स के अनुपात को और वोल्टेज के अनुपात यानी दोनों के। हमारा अगला प्रश्न है IE नियमों के अनुसार किसी भी इंस्टॉलेशन में इंसुलेशन प्रतिरोध डैश से कम नहीं होना चाहिए, तो यह 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है एक ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस लोड करंट के डैश के समानुपाती होता है, तो यह वर्ग के समानुपाती होता है। हमारा अगला प्रश्न है आई हाइड्रो पावर प्लांट में स्लिपवे का क्या कार्य होता है, तो यह होता है बाढ़ के दौरान अतिरिक्त पानी को सुरक्षित रूप से डैम से बाहर निकालना। हमारा अगला प्रश्न है एक OP-AMP डिफरेंशिएट सर्किट में फीडबैक तत्व क्या होता है, तो यह एक रेजिस्टर के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है एक DC मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध आमतौर पर डैश होता है, तो यह होता है बहुत कम। हमारा अगला प्रश्न है एक इंडक्शन मोटर का रोटर हमेशा सिंक्रोनस गति से कम गति पर क्यों घूमता है, क्योंकि ताकि रोटर कंडक्टर स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र को काट सके और टॉर्क उत्पन्न हो सके। हमारा अगला प्रश्न है एक पावर सिस्टम में कौन सा फॉल्ट सबसे आम होता है, तो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। हमारा अगला प्रश्न है किस रिले को यूनिट प्रोटेक्शन रिले भी कहा जाता है, तो यह है डिफरेंशियल रिले। हमारा अगला प्रश्न है केल्विन का डबल ब्रिज क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वह है निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कौन सी मोटर AC और DC दोनों पर लगभग समान गति और आउटपुट देती है, तो वह है यूनिवर्सल मोटर। हमारा अगला प्रश्न है एक ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस सीधे वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है, तो यह एडी करंट लॉस के बराबर होता है। दोस्तों इसमें जो एक्सप्लेनेशन है आप खुद से पढ़ते चलेंगे, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक कैपेसिटर की प्लेटों के बीच हाई इलेक्ट्रिक सामग्री डालने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह बढ़ जाती है। हमारा अगला प्रश्न है एक DC जनरेटर में आर्मेचर कॉइल्स किससे जुड़े होती हैं, तो यह जुड़ा होता है कम्यूटेटर सेगमेंट से। हमारा अगला प्रश्न है एक अल्टरनेटर का पावर फैक्टर किस पर निर्भर करता है, तो लोड पर निर्भर करता है। हमारा अगला प्रश्न है एक सर्किट ब्रेकर की मेकिंग कैपेसिटी हमेशा उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी से अधिक क्यों होती है, क्योंकि फॉल्ट के DC ऑफसेट घटक के कारण ऐसा होता है। हमारा अगला प्रश्न है एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए, रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध जोड़ने के लिए और गति को नियंत्रित करने के लिए, ये तीनों के लिए ऐसा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है किस प्रकार के लैंप को संचालित करने के लिए चौक की आवश्यकता होती है, तो यह है फ्लोरेसेंट लैंप की। हमारा अगला प्रश्न है एक BJT में अल्फा और बीटा के बीच क्या संबंध होता है, तो इसमें संबंध होता है बीटा बराबर अल्फा बटा में 1 माइनस अल्फा, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है 2 वाट मीटर विधि में यदि दोनों वाट मीटर की रीडिंग बराबर और पॉजिटिव है तो लोड का पावर फैक्टर क्या होगा, तो इसका पावर फैक्टर यूनिट 1 के बराबर होगा। हमारा अगला प्रश्न है एक आइडियल ऑप एम्प का आउटपुट इम्पीडेंस कितना होता है, तो यह 0 के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है किसी पदार्थ का क्यूरी तापमान क्या है, तो इसका तापमान होता है यह तापमान जिसके ऊपर एक मैग्नेटिक पदार्थ या पैरामैग्नेटिक बन जाता है। हमारा अगला प्रश्न है एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग डैश होती है, तो यह होती है इलेक्ट्रिकली पृथक लेकिन मैग्नेटिक जुड़ी होती है। हमारा अगला प्रश्न है एक DC मोटर में आर्मेचर टॉर्क और सॉफ्ट टॉर्क के बीच का अंतर क्या होता है, तो स्ट्रेट लॉस होता है यानी घर्षण और विंडेज लॉस। हमारा अगला प्रश्न है एक 132 kV ट्रांसमिशन लाइन के लिए किस प्रकार का इंसुलेटर उपयोग किया जाता है, तो यह डिस्क टाइप का इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है यदि एक इंडक्शन मोटर का रोटर ब्लॉक हो जाता है तो स्लिप क्या होगी, तो यह 1 हो जाएगी यानी 1 के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है किस नियम को पॉइंट रूल या जंक्शन रूल भी कहा जाता है, तो वह रूल है क्रिप्चॉफ का करंट नियम। हमारा अगला प्रश्न है एक N टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, तो यह होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है एक ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट
किस साइड पर किया जाता है, तो यह किया जाता है लो वोल्टेज साइड के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है, तो इसका मुख्य लाभ है उत्पन्न ईएमएफ के वेव फॉर्म में सुधार करना और हार्मोनिक्स को कम करना। हमारा अगला प्रश्न है, एक आदर्श करंट स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध डैश होता है, तो इसका प्रतिरोध अनंत होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रिक हीटर का हीटिंग एलिमेंट आमतौर पर किसका बना होता है, तो यह बना होता है नाइक्रोम का। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मोटर में अधिकतम पावर विकसित करने की शर्त क्या है, तो इसका शर्त होता है बैक ईएमएफ बराबर सप्लाई वोल्टेज बटा में 2। हमारा अगला प्रश्न है, एक सीआरओ की स्क्रीन पर किस सामग्री का लेप होता है, तो इस पर फास्फोरस का लेप होता है। दोस्तों, इन वीडियो से आपको 6 से 7 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। इस सेट से आपको 6 से 7 मार्क्स, और पिछले 4 वीडियो में मैंने बताया है उससे भी आपको 6 से 7 मार्क्स लगभग देखने को मिल जाएंगे। यानी कि प्रत्येक वीडियो में आपको 6 से 7 मार्क्स पूछे जा रहे हैं, उससे कम थोड़ा सा हो सकता है मगर उतना भी कम नहीं। और मैं इसी तरह का 10 वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए उन वीडियो को भी आप जरूर देख के जाएं ताकि आपको एग्जाम में जो भी प्रश्न मिले वे आप सही करके आएँ। तो अब हम चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है जो, और इसमें एक्सप्लेनेशन है वो खुद से आप पढ़ते चलेंगे। एक स्लिप रिंग्स इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग आमतौर पर डैश होती है, तो यह होती है स्टार्टर कनेक्टेड। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस सीधे लोड पर निर्भर नहीं करता है, तो वह है कोर लॉस पर निर्भर नहीं करता है, कोर लॉस यानी आयरन लॉस। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, तो यह प्राइम मूवर की गति से को नियंत्रित करके किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है, तो इसका कार्य है एक निश्चित गति पर पहुंचने पर स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करना। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर की इस सिद्धांत पर काम करता है, तो आपसी प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का फेज उड़ जाए तो मोटर क्या होगा, तो यह मोटर चलती रहेगी लेकिन बहुत अधिक करंट खींचेगी और गर्म हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, एक बीजेटी में बेस क्षेत्र को डैश बनाया जाता है, तो यह बनाया जाता है बहुत पतला और हल्का डोप किया हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, पावर फैक्टर सुधार के लिए उपयोग किए जाने वाले कैपेसिटर बैंक को लोड के साथ डैश में जोड़ा जाता है, तो यह जोड़ा जाता है समानांतर में। हमारा अगला प्रश्न है, हैंस ब्रिज का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो यह हाई क्यू कॉइल का इंडक्टेंस नापने के लिए किया जाता है। और इसमें जो एक्सप्लेनेशन है आप खुद से पढ़ते चलेंगे, क्योंकि हमारे पास कम समय था इसलिए हम क्वेश्चन और आंसर आप लोगों को बता रहे थे। हमारा अगला प्रश्न है, एक एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर डैश से सुरक्षा प्रदान करता है, तो वह है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से। हमारा अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, एक अल्टरनेटर में यदि फील्ड करंट बढ़ाया जाता है तो टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस पर प्रभाव पड़ेगा, यह बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, हमारा यहीं पे यह वीडियो समाप्त होता है, जो कि आपको एग्जाम में लगभग 6 से 7 मार्क्स इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। और पिछला हमारे द्वारा 4 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जो कि उससे भी आपको 6 से 7 मार्क्स पर वीडियो से देखने को मिल सकते हैं। यानी मैं आपको गारंटी देता हूँ लगभग 35 मार्क्स आपको इन्हीं वीडियो से देखने को मिलेंगे, जो कि मुझे इतना संभावना है कि 35 प्लस मार्क्स आपको पूछे ही जाएंगे। इसलिए इन वीडियो को आप जरूर से जरूर देखकर एग्जाम देने जाएं। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।